हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवीएस कॉमर्स में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी कोड नंबर 054। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी होगी आपकी तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट आपको आगे तक लेके जाएगा। इसके लिए मैं लेके आऊँ आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने, जिसमें आपके फिलअप्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये सारे जो वीडियो है ये आपको मिलेगा चैप्टर 3, 4, 5, 6 से रिलेटेड। तो हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। बिजनेस स्टडी आपके सामने 054 कोड नंबर है। एमसीक्यू फिलअप एंड ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये टॉपिक है आपको पहचानना है कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आपको जहां दिखाई दे रहा है कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन होना है, तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऐसा कौन सा सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का जिसमें ट्रांसफर और प्रमोशन किया जाता है? तो कौन सा सोर्स है? सोर्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इंटरनल सोर्स। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों किए जाते हैं। सेकेंड है आपका रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन क्या है कि रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसका क्या वो है? तो सीधी सी बात है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीड सिलेक्शन। क्या? प्रोसीड सिलेक्शन। ओके। नेक्स्ट तीसरा है आपका यूज ऑफ वेबसाइट लाइक www.naukri.com फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज डन थ्रू। आप ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे बैठे नौकरी चाहते हैं आप, क्योंकि आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार चाहिए, तो आप कैसे डिस्कस करेंगे? कहाँ पर कौन सी वेबसाइट पे आप चेक करेंगे? जो ये वेबसाइट लॉन्च की जाती है नौकरी के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? आपका कौन सी पब्लिशिंग है वो है आपकी वेब पब्लिशिंग। याद रहेगा आपको, डन थ्रू वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग एक ऐसा www.naukri.com है जिससे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार ऑनलाइन के अकॉर्डिंग मिल सकता है। नंबर 4 है आपका स्टाफिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है। ये आपको बताना होगा कि स्टाफिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। क्या स्टाफिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू। ट्रू यानी कि सही है कि सिलेक्शन जो स्टाफिंग है आपका वो कंटिन्यू एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्शन इज डन बिफोर रिक्रूटमेंट। क्या रिक्रूटमेंट से पहले सिलेक्शन हो जाता है? कई वैकेंसी को निकली नहीं और सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नो, तो दैट इज ए फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉल्स। क्लियर? नंबर 6 पॉइंट है आपका फ्रेशली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज नीड ओरिएंटेशन। जो फ्रेश एम्प्लॉय होते हैं, जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो क्या उनको ओरिएंटेशन किया जाता है? ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट या फिर फैमिलीज माहौल होता है। आपको चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 6 में आता है कि फ्रेशली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज नीड ओरिएंटेशन। क्या जो फ्रेश न्यू जो अपॉइंट होते हैं एम्प्लॉयज, उनके लिए क्या ओरिएंटेड की जरूरत पड़ती है, नीड है? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? यस। क्या आएगा इसके अंदर? ट्रू। ओके, ये थे आपके 6 पॉइंट। अब है आपका 7। यहां से आपके एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं कि अंडर डैश ट्रेनिंग वर्कर नीड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्क। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें एक मास्टर यानी कि एक सीनियर अपने जो न्यू ट्रेनर आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है? तो क्या ऐसा कोई है क्या कि ट्रेनिंग वर्कर नीड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्क, कि मास्टर वर्क करने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है? तो कौन सी ट्रेनिंग है आपकी? बताइएगा, तो कौन सी ट्रेनिंग आएगी आपकी? इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या इंडक्शन या वेस्टिबल? इसमें आपका आएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कौन सी? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ए
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसका आंसर है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिससे आपको जो वर्कर हैं वो गाइड के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिलती रहेगी और वो उसके अंडर में वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो नंबर 8 क्वेश्चन है आपका कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। नंबर बी पर है एम्प्लॉय न्यू पर्सन, प्लेसिंग पर्सन प्रॉपरली या ट्रेनिंग द एम्प्लॉय। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो उसमें कौन सा आंसर आएगा बेटा, इसमें आएगा आपका ए कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। फिर रिपीट कर रहे हैं, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब राइट टाइम। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो किस पर मेजर किया जाता है, ओवरऑल इंटेलिजेंस पे या एग्जिस्टिंग स्किल्स पे या पोटेंशियल पे या फिर पर्सनालिटी पे, बताइए। इसका आंसर जो है आप लगाएंगे ओवरऑल इंटेलिजेंस। क्लियर, ओवरऑल इंटेलिजेंस इसका ये आंसर है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें ओवरऑल इंटेलिजेंस देखी जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 10 कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज ए वन टाइम प्रोसेस, एक टाइम ट्रेनिंग दी जाती है या टेम्परेरी प्रोसेस है ये, या फिर रेगुलर प्रोसेस है या फिर कंटिन्यू प्रोसेस है। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसको आपको बताना है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को वो कैसे दी जाती है, वन टाइम या टेम्परेरी या रेगुलर या फिर कंटिन्यू। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है उसको अपॉइंट किया जाता है, फिर उसकी स्किल को निकालने के लिए फिर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको और आगे निकाला जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे डेजिग्नेशन चेंज होते रहते हैं और एक एम्प्लॉय जो न्यू अपॉइंट होता है आने वाले टाइम के अंदर या आफ्टर सम टाइम वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पर पहुंच सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग। तो वो कब होगा, जो प्रोसेस ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये थे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन है हमारा डैश कैन नेवर बी डेलीगेटेड, कैन नेवर बी डेलीगेटेड। ऐसा कौन सा आपका पॉइंट है कि जो कभी भी डेलीगेटेड नहीं होता है। जैसे आपकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में पॉइंट है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा बेटा अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी क्या है ये कि अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साथ साथ वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका आपको जवाब देना है कि आपका वर्क कंप्लीट टाइम टू टाइम हुआ नहीं हुआ है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपको ही देनी होगी। यहाँ पॉइंट आ रहा है अकाउंटेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है आपका इन अ डैश ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर लोअर लेवल हैव लिमिट रोल इन डिसीजन मेकिंग। इसमें कौन सा पॉइंट आएगा आपका बताइएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। हमें यहाँ पहचानना है। यहाँ पे पॉइंट आपका आएगा सेंट्रलाइजेशन। कैसे आएगा कि इन अ centralized organization manager a lower level have limit role in decision making। जब एक आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा सेंट्रलाइज्ड, तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है कि वहाँ का जो मैनेजर है उसका जो कोई भी ओपिनियन देनी है, जो भी बात कहनी है वो लोअर लेवल पर होगी और लेकिन लिमिट होगी। तो लिमिट रोल और लो लेवल पर वो आपको टास्क या जो भी कहना है वो आपको दे सकता है। तो दैट इज इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर ए लोअर लेवल हैव लिमिट रोल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में लोअर लेवल पर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का इसके अंदर रोल होता है। तीसरा पॉइंट है आपका डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो पूरी ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा इसके अंदर
इसके अंदर आपका पॉइंट क्या है, फिलअप आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर पूरा जो होगा अकाउंटेबिलिटी होगा। क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 4 पॉइंट है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन आपका फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का? नो, ऑर्गेनाइजेशन आपका फर्स्ट फंक्शन नहीं है, ये आपका 5th फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है आपका प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ट्रू है फॉल्स है? तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5, इसमें भी आपको बताना है ट्रू या फॉल्स के बारे में। अथॉरिटी इज द की। अथॉरिटी इज द की टू ए मैनेजर जॉब। क्या मैनेजर की जॉब पे अथॉरिटी जो है एक की के रूप में काम करता है मैनेजर जॉब? अथॉरिटी होनी चाहिए, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे आपका आएगा बेटा पॉइंट ट्रू। ठीक है, नंबर 5 पे तो ट्रू आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 आपका पॉइंट है बेटा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड इन नेचर। क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेरी रिजिड है अकॉर्डिंग टू नेचर? नो, रिजिड नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फ्लेक्सिबल। क्या आएगा? फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। रिजिड ये नहीं होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट नंबर 7 पे आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। इसमें से आपको कौन सा बताना है कि कौन सा स्केलर चेन नहीं है। स्केलर चेन मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सा होगा। बताइए कि जो भी आपका डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, जो स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है। इन चारों में आपका पॉइंट आएगा ये इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। नंबर क्वेश्चन 8 पर है आपका कि द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का जो कंसेप्ट है इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या डिवीजन ऑफ वर्क। आपको जो बताना कौन सा है इसके अंदर, इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि काम का विभाजन करना, काम को डिस्ट्रीब्यूशन करना एम्प्लॉयज के बीच में, चाहे मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, कैसे कैसे डिवीजन ऑफ वर्क करना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। कौन सा? इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आएगा बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। याद रहेगा आपको, ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। बेस प्रिंसिपल ऑफ कौन सा है? तो डिवीजन ऑफ वर्क। 9 क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी बेस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। जब सारे एम्प्लॉय एक ग्रुप में एक्टिविटी में काम करते हैं मिलकर, तो उसको क्या कहा जाता है कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। इसमें कौन सा पार्ट है ग्रुपिंग? डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसमें बताना है बेटा कौन सा फंक्शन है। बताइएगा कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे सारे ग्रुप में मिलकर एम्प्लॉय वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो कौन सा बेसिक फंक्शन है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल या आपका सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पॉइंट आएगा बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपको? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये थे क्वेश्चन आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, आगे आपका टॉपिक है बेटा नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। नो स्मोकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन से टॉपिक से लिया गया है? आपको कंफर्म हो जाएगा कि नो स्मोकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। किसमें आता है बेटा ये? इसका मीन्स आएगा फिलअप है या आएगा रूल। कोई भी प्रोडक्शन लॉन्च होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेटजी लिखा होता है कि भाई सावधानी क्या रखनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो नो स्मोकिंग इज एग्जांपल ऑफ, इसमें आएगा आपका रूल्स में। ओके, ये चैप्टर आपके कौन से में? 4 में। सेकंड पॉइंट आपका फिलअप है ऑफ ए बीबीए कॉलेज कैन नॉट बी इंक्रीज बाय 20% इन 6 मंथ। कि 6 मंथ के अंदर बीबीए कॉलेज में 20% स्टूडेंट और इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ फिलअप में क्या आएगा आपका? ये किस टॉपिक में आएगा आपका? ये आएगा यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, कि एक कॉलेज का उद्देश्य ये है कि 20% स्टूडेंट अपने कॉलेज में बीबीए के और इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ये अगर फिलअप आता है। तीसरा पॉइंट है कि प्लानिंग डज नॉट डैश सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट सक्सेस, प्लानिंग क्या हमेशा सक्सेस होती है, तो इसका ये भी है कि ऑलवेज नॉट सक्सेस, लेकिन कि प्लानिंग डज नॉट, यहाँ पे आएगा गारंटी सक्सेस। अगर आपने प्लानिंग बना ली और आप सोचो कि हमने प्लानिंग बना ली तो आप सक्सेस हो जाएंगे, नो। प्लानिंग के बाद आपको अच्छे से ढंग से काम भी करना होगा, तो इसलिए कहा गया कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ओके, नंबर 4 पॉइंट है प्लानिंग ब्रिज द डैश बिटवीन वेयर वी आर एंड वी वांट टू गो। प्लानिंग जब बनाते हैं तो हमें पता है कि वेयर वी आर, हम यहाँ हैं और हमें यहाँ तक पहुँचना है, यानी हम कहाँ हैं और कहाँ तक पहुँचना है, उसके बीच का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो क्या होगा, आपका गैप। क्या होगा, तो प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वी वांट टू गो। नंबर 4.5 पॉइंट है आपका प्लानिंग में नॉट वर्क इन इन्वायरमेंट। प्लानिंग इन्वायरमेंट में कौन सा काम नहीं होता है, कौन सा काम नहीं होता है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। क्या है ये, डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक मीन्स होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे हम प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्लानिंग है हम इसको इसके अंदर चेंजिंग भी लानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है मार्केट में, कस्टमर की वांट्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज अ डायनामिक फंक्शन भी बोला गया है। तो यहाँ पॉइंट आएगा प्लानिंग may not work in a dynamic environment, कि डायनामिक इन्वायरमेंट में काम प्लानिंग नहीं कर सकता, ये चेंज होता रहता है। डायनामिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। नंबर 6 पॉइंट आपका बजट आर रिपीट यूज प्लान। यहाँ से आपके 12 फाल्स शुरू हैं, तो 12 फाल्स में क्या है कि बजट आर रिपीट यूज प्लान। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कि बजट रिपीट होता रहता है प्लान के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप प्लान यूज करते हैं तो बजट रिपीट होता है, नो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉल्स, ये गलत है। नंबर 7 पे आपका टाइम फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग प्लानिंग। जब आप प्लानिंग बना रहे होते हैं तो क्या उसके अंदर टाइम फैक्टर लिखा जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है, कभी आगे हो जाता है कभी पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉइंट क्या है कि टाइम फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग प्लानिंग, ये भी आपका क्या आएगा फॉल्स। ओके, ये पॉइंट आपका फॉल्स का, क्योंकि टाइम की कोई वैल्यूशन नहीं होती, टाइम जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो कंसीडर्ड नहीं होता है। नंबर 8 पर है आपका पॉइंट कि विच ऑफ द फ्लॉविंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग, इसमें फीचर्स के प्लानिंग क्या है, परवेसिव, प्राइमरी फंक्शन, इंटेंजिबल या ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर आप देखा जाए तो प्राइमरी फंक्शन तो है प्लानिंग, लेकिन यहाँ पर जो है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग, फीचर बताना है तो देयर इज अ परवेसिव, तो प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका परवेसिव। क्लियर। नेक्स्ट आपका है 9 में क्या है, एक गुड प्लान शुड नॉट बी। एक गुड प्लान में, एक अच्छे प्लान में क्या नहीं होता है, ए गुड प्लान शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव, आपका बेस्ड या फिर टाइम कंज्यूमर। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा आपका बताइए, 9 पॉइंट में क्या है आपका, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका 9B में एक्सपेंसिव। एक अच्छा प्लान एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ओके, तो इस 4 ऑप्शन में आपके क्या पॉइंट आएगा, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव, बेस्ड, टाइम कंज्यूमिंग, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शुरू में दे रखा फिलअप कि प्रोवाइड द ब्रॉड काउंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। प्रोवाइड द ब्रॉड काउंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में पॉइंट है आपके रूल, मेथड, स्ट्रेटेजी और बजट। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट आना चाहिए, स्ट्रेटेजी। कि स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड काउंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। यस, अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट। पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है इसमें अब नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज द एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट। अगर दिवाली का त्यौहार आया है तो ये कौन सा एग्जांपल है एनवायरनमेंट का। आपको पता है एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, याद आ गया होगा आपको। चैप्टर 3 में से बिजनेस एनवायरनमेंट में से टॉपिक है, सोशल, पॉलिटिकल, याद आ रहा है। तो यहाँ पर
पॉइंट आ रहा है कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट शो करना है तो जब दिवाली आदि को त्यौहार आता है तो ये कौन सा इन्वायरमेंट होगा आपका सोशल इन्वायरमेंट। तो पूरा पॉइंट क्या होगा कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज द एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसे हर एक व्यक्ति त्यौहार हिंदुस्तान के अंदर मनाता है। सेकंड पॉइंट आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर आई थी वो ईयर कौन सा था? ये था आपका 1991 के अंदर एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1991 में। तीसरा पॉइंट है आपका, यहाँ से फिर आपके 2.5 शुरू हो रहे हैं। ए टेररिस्ट अटैक इन अ शॉपिंग सेंटर इज लाइकली टू अफेक्ट मैनी बिजनेस। यदि किसी आतंकवादी संगठन ने किसी बिजनेस में, किसी मार्केट में अटैक किया है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? क्या इसका इफेक्ट और बिजनेस पे पड़ेगा? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं और बिजनेस पे भी पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा आपका ट्रू। यदि कोई आतंकवादी संगठन टेररिस्ट अटैक करता है किसी भी शॉपिंग सेंटर में या किसी बिजनेस पर या किसी मार्केटिंग में, तो उसका इफेक्ट और एंटरप्राइजेस पर, फर्म पर पड़ता है। तो ये आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 कि ए रिटेलर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, एक रिटेलर है गोल्ड ज्वेलरी, इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। अगर प्राइस गोल्ड का चेंज हुआ है तो क्या ज्वेलरी शॉप पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्या? फॉल्स। जो रिटेलर होगा गोल्ड का, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। नंबर 5 पॉइंट है आपका सोशल फैक्टर इंक्लूड मार्केट सिचुएशन, इनकम लेवल, इनकम टैक्स रेट एसेट्रा। सोशल फैक्टर इंक्लूड मार्केट सिचुएशन, इनकम लेवल, इनकम टैक्स रेट एक्स्ट्रा। तो सोशल फैक्टर इंक्लूड होगा मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इनकम लेवल और इनकम टैक्स रेट पर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सही है गलत है? नंबर 5 पॉइंट आपका। तो सोशल फैक्टर इंक्लूड है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इनकम लेवल, इनकम टैक्स रेट पर क्या इसका सोशल फैक्टर है ये? तो आप कहेंगे नो। यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉल्स। ओके, ये पॉइंट था आपका 5। नंबर 6 पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ से आपके एमसीक्यू स्टार्ट है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड यूनियन। जब व्यापार का एक अपना यूनियन, एक व्यापार एकता बना था, तो ये जो है एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से कौन से एग्जांपल का है? लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? ये आपको इन्वायरमेंट में से बताना है कि कौन सा इन्वायरमेंट है, बताइएगा। लीगल, इकोनॉमिक या सोशल इन्वायरमेंट? तो ट्रेड यूनियन एक्ट बना था सोशल इन्वायरमेंट, इज एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। क्लियर? ध्यान रखिएगा बेटा पॉइंट को। नंबर 7 क्वेश्चन है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ ई बुक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, अवेलेबल इज एग्जांपल ऑफ। ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें ये हम ई बुक्स अवेलेबल करा सकते हैं? इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजी में, लीगल में या सोशल इन्वायरमेंट में? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ऑप्शन आएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आज आप घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी आपकी नेसेसरी थिंग्स हैं उनको आप मंगा सकते हैं बाय ऑनलाइन। तो ये सब कब हुआ? जब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज हर व्यक्ति, एवरी पर्सन यूज करता है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे उसकी पूरी जानकारी उसको मिल जाती है। तो ये पॉइंट है आपका, ई बुक्स इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म टेक प्लेस इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, व्हेन डिड, कब अडॉप्ट किया गया? 2001 में, 1991 में, 1981, 1971। तो रिफॉर्म जो था प्लेस इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म टेक प्लेस इन इंडिया, व्हेन, कब लिया गया था? ये लिया था 1991 में। इसका आंसर था 1991। ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों आपके सामने। मैंने आपको 3, 4, 5, 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं और उम्मीद है आपको हेल्प करेंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप घर बैठकर इन क्वेश्चंस को, इन आंसर्स को देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप घर बैठे बैठे, क्योंकि स्कूल बंद है,
कुछ स्कूल खुलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आप AVS कॉमर्स चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए, इससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आपके साथ साथ और आप भी मोटिवेट होते रहे। तो ये थे मेरे सारे क्वेश्चन जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में मैं बिजनेस स्टडी में लेके आया। ओके, तो आप ऐसे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट।